नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने की घटना क्या दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है? दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर चीन, रूस, ब्राजील जैसे देश निंदा कर रहे हैं। चीन और ब्राजील ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बता दिया है। वहीं रूस ने कहा कि अमेरिका वैश्विक प्रभुत्व कायम रखने और दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की नीति पर चल रहा है, जबकि ब्रिटेन ने साफ किया है कि वेनेजुएला पर हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसी पर पेश है यह खास रिपोर्ट। एक के बाद एक धमाकों की ये खौफनाक तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत दूसरे शहरों की हैं, जब अमेरिका ने हवाई हमला करके काराकास के मिलिट्री बेस को लगभग तबाह कर दिया, जिसके बाद पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया और इमरजेंसी घोषित कर दी गई। लेकिन कुछ ही घंटों के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। जैसा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कभी बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते थे, यहाँ तक कि अमेरिका भारी मात्रा में वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता था। लेकिन कहते हैं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो उनके निशाने पर आ गए थे, और जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप, तो मानो उन्होंने ठान लिया कि अब मादुरो का खेल खत्म करके ही रहना है, और उन्होंने कर दिया। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का दावा था कि वेनेजुएला से भारी मात्रा में अमेरिका में ड्रग की तस्करी हो रही है, खासकर फेंटेनाइल और कोकीन की तस्करी। वेनेजुएला में मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां लोकतंत्र कमजोर हुआ, जिससे बड़ी संख्या में वेनेजुएला के नागरिक अमेरिका आने के लिए मजबूर हुए और इससे अमेरिका में प्रवासी संकट पैदा हो गया। वेनेजुएला के दो आपराधिक समूहों ट्रेन डी आरागुआ और कार्टेल डी लॉस सोलेस को विदेशी आतंकवादी संगठन चिन्हित किया गया था। कहते हैं इसी दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका का ड्रग्स की तस्करी का दावा एक बहाना है, जिससे वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन या तख्तापलट किया जा सके। अमेरिका वेनेजुएला पर पूरा कंट्रोल चाहता है। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। माना जाता है कि इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के कारण दोनों देश, या कहें तो ट्रंप और मादुरो के बीच तनाव बढ़ता चला गया, और उसका अंत नतीजा अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। अगर बात करें हाल के दिनों में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की, तो अमेरिका ने सितंबर 2025 में प्रतिबंधों के साथ वेनेजुएला की नाव पर हमला किया। अमेरिका का वेनेजुएला की 25 से ज्यादा नाव पर हमला किया गया। अमेरिका का दावा था कि इन नावों से ड्रग की तस्करी की जा रही थी। वेनेजुएला ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाकर विरोध जताया। वहीं पेंटागन ने भी अक्टूबर 2025 में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसए गेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियाई सागर में तैनात किया था। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कैरेबियाई क्षेत्र में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स की जब्ती भी जारी रखी, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है। वेनेजुएला के खिलाफ खुफिया कार्रवाई को भी मंजूरी दी गई थी। अमेरिका की ओर से कैरेबियाई सागर में नाव पर हमले से आगे वेनेजुएला के अंदर तक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। दिसंबर 2025 में एक डाक क्षेत्र पर ड्रोन से हमला भी किया था अमेरिका ने। वैसे देखा जाए तो अमेरिका 2018 से ही वेनेजुएला पर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करता रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों को ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दुनिया भर के प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिका ने मार्च 2020 में मादुरो समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नार्को ट्रैफिकिंग के आरोप के साथ अभियोग जारी किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर हमले की मुख्य वजह ड्रग्स की तस्करी, अमेरिका में अवैध एंट्री और वेनेजुएला में लोकतंत्र को खतरा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? दरअसल देखा जाए तो एक समय अमेरिका हर दिन वेनेजुएला से तेल खरीदता था। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट
गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की फरवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 2018 में हर दिन वेनेजुएला से करीब 5 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता था, जो उसके कुल कच्चे तेल का 6.5% हिस्सा था। वेनेजुएला से जो तेल आयात होता था वह हैवी तेल का एक अच्छा सोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन 2020 तक तेल का आयात तेजी से गिरा और नगण्य हो गया। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA पर 2017 से 2019 के दौरान कई सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। साथ ही अमेरिकी कंपनियों से कहा गया कि वह वेनेजुएला से तेल न खरीदे। अमेरिका से तेल सप्लाई बंद होने के बाद वेनेजुएला ने चीन, रूस और ईरान को सस्ता तेल बेचना शुरू किया। वेनेजुएला के इस फैसले ने अमेरिका की नाराजगी बढ़ा दी और फिर उनके बीच तनाव बढ़ता चला गया। दरअसल वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का बड़ा तेल भंडार है और यह अमेरिका से नज़दीक भी है, और वहाँ का तेल अमेरिका के लिए सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी। वैसे भी वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक तेल पर टिकी हुई है और अमेरिका से संबंध बिगड़ने और वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों से नाराज होकर उसने चीन की ओर अपना रुख किया था, जिसके बाद से ट्रंप मादुरो से कुछ ज़्यादा ही नाराज चल रहे थे। वैसे देखा जाए तो वेनेजुएला के पास करीब 303 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। यह दुनिया के कुल भंडार का लगभग 5वां हिस्सा है। एक अनुमान के मुताबिक इराक से भी ज़्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला में हर दिन करीब 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है, जो 2013 से पहले तक 35 लाख बैरल था। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता संभालने के बाद तेल उत्पादन में गिरावट आई। वेनेजुएला पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और गंभीर आर्थिक संकट से भी वहां का तेल उद्योग संकट में है। वेनेजुएला को होने वाली कमाई में तेल की हिस्सेदारी 90% तक मानी जाती है। अमेरिका ने 2005 में वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया था। 2019 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने सरकारी तेल कंपनी पेट्रोलेस डी वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन अमेरिका को वेनेजुएला के कच्चे तेल की हमेशा से ज़रूरत रही है। अमेरिका को वेनेजुएला के भारी और खट्टे कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे डीजल, डामर और भारी मशीनों के लिए ईंधन तैयार होते हैं। वेनेजुएला से अमेरिका की दूरी भी कम है, जिसके कारण वहाँ का तेल अमेरिका को सस्ता पड़ता है, जबकि अमेरिका हल्का कच्चा तेल उत्पादित करता है जो उतना उपयोगी नहीं माना जाता है। 2026 के आखिर तक चीन ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में करीब $1 अरब निवेश करने का ऐलान किया। वेनेजुएला की तेल कंपनी पेट्रोलेरा सिनोवेंसा में चीन की 50% हिस्सेदारी है। 2007 से अब तक चीन ने $50 अरब का ऑयल फॉर लोन्स का सौदा किया है। चीन ने रूस के बाद सबसे ज़्यादा निवेश वेनेजुएला में ही किया, जो करीब $212.28 बिलियन है। भारत भी 2015-16 तक अपने तेल का 10% वेनेजुएला से लेता था, लेकिन पाबंदियों के बाद यह घटकर 1% रह गया। वेनेजुएला की करीब 92% आबादी को 2 समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं है, इतना तेल होने के बावजूद। वैसे अमेरिका के पास भी करीब 47,730 मिलियन बैरल तेल का भंडार है, लेकिन वह तेल का आयात करता है, खासकर वेनेजुएला के कच्चे तेल की उसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह सस्ता भी है। बहरहाल अमेरिका पहले से ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के चुने जाने को लेकर सवाल उठाता रहा है और वेनेजुएला के विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज को ही असल नेता मानता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी कहते रहे हैं कि मादुरो के लिए पद छोड़ना ही समझदारी होगी। तो अब राष्ट्रपति मादुरो का खेल खत्म समझिए। वहीं बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। पाकिस्तानी सेना पर हमले के बीच में बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की है। इस पत्र में कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। नए साल पर पाकिस्तान के भीतर से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ये पत्र भारत के नाम है।
और समझ लीजिए कि ये पत्र नहीं, पाकिस्तान के पाप का पुख्ता प्रमाण पत्र है। जी हाँ, बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने दावा किया कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना उतार सकता है। और फिर क्या, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिख डाला एक खुला पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय डॉक्टर जयशंकर जी, बलूचिस्तान के देशभक्त नागरिकों की ओर से हम भारतीयों, संसद के दोनों सदनों, मीडिया, नागरिक समाज और सभी सम्मानित व्यक्तियों को नए साल 2026 की हार्दिक और सच्ची बधाई देते हैं। यह शुभ अवसर हमें उन गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, राजनयिक, रक्षा और बहुआयामी संबंधों पर विचार करने और उनका जश्न मनाने का मौका प्रदान करता है, जिन्होंने सदियों से भारत और बलूचिस्तान को एक साथ बांध रखा है। इन स्थायी संबंधों का उदाहरण हिंगलाज माता मंदिर यानी नानी मंदिर जैसे पवित्र स्थल, जो हमारी साझा विरासत और आध्यात्मिक संबंधों के कालातीत प्रतीक है। हम पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मोदी सरकार की ओर से उठाए गए साहसिक और दृढ़ कदमों की सराहना करते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाने और पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ की गई कार्रवाई की। यह उपाय अनुकरणीय साहस और क्षेत्रीय सुरक्षा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 69 सालों से पाकिस्तान के राज्य कब्जे, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और घोर मानवाधिकार अत्याचारों को सहा है। बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन को काफ़ी खतरनाक मानता है। हम चेतावनी देते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के सहयोग से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, जिसे CPEC कहते हैं, उसके अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। यहाँ जब तक बलूच प्रतिरोध और रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया जाएगा और बलूच के लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब आने वाले समय में इस क्षेत्र में जल्द ही चीन की सेना देखने को मिल सकती है। अब समय आ गया है इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके। बलूचिस्तान के लोगों की ओर से हम भारत और उसकी सरकार को दोस्ती, विश्वास और आपसी हितों को बढ़ावा देने में अपना अटूट समर्थन दोहराते हैं, जिसमें शांति, समृद्धि, विकास, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, भविष्य की ऊर्जा, चुनौतियां और छिपे हुए खतरों को कम करना शामिल है। यह समय की मांग है कि ठोस पारस्परिक सहयोग को अपनाया जाए। यानी ये पत्र पाकिस्तान को खुली चुनौती है। जैसा कि एक तरफ मुनीर और शहबाज की जोड़ी भारत को गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आते, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की हैसियत पहले भी और अब भी यही है कि वह अपने ही क्षेत्रों और लोगों को संभाल नहीं पा रहा है और भारत से लड़ने के ख्वाब देखता रहता है, वो भी हर बार मात खाने के बाद। जैसा कि मई 2025 में भी बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और अब मीर बलोच ने कह दिया है कि बलूचिस्तान गणराज्य 2026 के पहले हफ्ते में 2026 बलूचिस्तान वैश्विक राजनयिक सप्ताह मनाएगा, जिससे बलूचिस्तान को दुनिया भर के देशों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। दरअसल मीर बलोच की माने तो बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन को खतरनाक मानता है, क्योंकि लग रहा है कि चीन कुछ ही महीनों में बलूचिस्तान में अपनी सेना तैनात कर देगा, जो भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए एक अकल्पनीय खतरा और चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसे में हमें मजबूत सहयोग की उम्मीद है। जैसा कि सीपैक यानी CPEC पर भारत का रुख भी साफ है, और सीपैक भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है। और भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हाल ही में लिखित में सदन में जवाब देते हुए कहा था कि भारत ने इस परियोजना पर लगातार आपत्ति जताई है और सीपैक का किसी तीसरे देश तक विस्तार पूरी तरह अस्वीकार्य है। जैसा कि देखा जाए तो 7-8 महीने पहले ही बलूचिस्तान ने आज़ादी का ऐलान करते हुए बलूचिस्तान से पाकिस्तानी झंडे तक को उतार फेंका था और वहां बलूचिस्तान का नया झंडा गाड़ दिया था। इसी दौरान बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े बड़े हमले किए और अब भी कर रहा है। बलूचिस्तान के इस कदम से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर सख्ते में हैं। उनकी नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ही देश में बगावत को कैसे रोक पाए। हालांकि देखा जाए तो बलूचिस्तान पहले से ही भारत से मदद मांगता रहा है। 2016 में बलूच रिपब्लिकन पार्टी ने कहा था
कि जिस तरह 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, उसी तरह अब वक्त आ गया है जब बलूचिस्तान को भी आज़ादी दिलाई जाए। वहीं भारत भी बलूचिस्तान की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में तमाम खनिजों के भंडार पड़े हुए हैं और चीन की नज़र उस पर गड़ गई है और पाकिस्तान चीन के जरिए कहीं न कहीं बलूचिस्तान का दोहन करना चाहता है। यही वजह है कि बलूच लोग पाकिस्तान और चीन को लेकर आशंकित हैं। भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी भी बलूच के साथ अपनापन का व्यवहार नहीं किया है। बहरहाल बलूचिस्तान में जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना ने जुल्म किए हैं, उसका जख्म इतना गहरा हो चुका है जिसे भर पाना अब पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। यानी बलूचिस्तान आज नहीं तो कल पाकिस्तान से निजात पाएगा, ये बलूचिस्तान के लोगों की उम्मीद है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ईरान में महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब वहां के जेंजी भी शामिल हो चुके हैं। इसके बाद यहां हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका दखल दे देगा। इस पर ईरान ने भी पलटवार किया है। दक्षिण एशिया में पहले श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के बाद अब पश्चिम एशिया के ईरान में युवाओं यानी जेंजी का विरोध प्रदर्शन क्या वहां की ताकतवर सत्ता को उखाड़ फेंकेगा? दुनिया भर में ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। दरअसल ईरान में महंगाई के खिलाफ वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ लगातार 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में प्रदर्शनकारियों ने खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये प्रदर्शन अब ईरान के पवित्र शहर कोम तक फैल गया है। आपको बता दें कि कोम शिया धर्मगुरुओं का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राजशाही के समर्थन में नारे लगाए हैं। यानी ये खामनेई की सरकार के लिए बड़ा खतरा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। गौरतलब है कि ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई थी। तब ये तेहरान में व्यापारियों से शुरू हुई, लेकिन अब इसमें जेंजी शामिल हो चुके हैं और यही ईरान के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल ईरान में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हालात संभालने के लिए मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इन प्रदर्शनों के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया है और देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें देश में फूट डालकर अपना फायदा उठाना चाहती हैं। जहां तक बात ईरान में आर्थिक बदहाली की, तो यहाँ महंगाई चरम पर है। खाद्य पदार्थों के दाम 72% तक बढ़ चुके हैं। दवाओं की कीमत 50% तक बढ़ चुकी है। 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव, जिसने आम लोगों को गुस्से से भर दिया है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। यानी महंगाई के खिलाफ युवाओं ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की जान गई तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका की तरफ से किसी भी हमले की स्थिति में उसको निशाना बनाने की धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका आक्रामक कदम उठाता है तो उसके सैन्य ठिकानों को निशाना माना जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे किस तरह की ताकतें काम कर रही हैं। गौरतलब है कि जून 2025 में ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था। आपको बता दें कि ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला
खुमैनी सत्ता में आए और वे 10 सालों तक सुप्रीम लीडर रहे ईरान के। उसके बाद अयातुल्ला अली खामनेई 1989 में आए थे और अब तक 37 साल से वो सत्ता में हैं। लेकिन ईरान में फिलहाल आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों ने वहाँ समस्या को और बढ़ा रखा है। और अब 47 साल बाद मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग बदलाव चाहते हैं। यही कारण है कि 65 साल के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठने लगी है। जेनजी उनके पक्ष में प्रदर्शन करने लगे हैं। 2022 के बाद इसे सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। यानी देखा जाए तो ईरान की सत्ता को एक तरह से बड़ा खतरा पैदा हो गया है और अगर वह जल्द से जल्द इन पर नियंत्रण नहीं करता है तो इतिहास बताता है कि किस तरीके से तख्ता पलट हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।